नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आपका स्वागत है। मैं संजय मिश्र। 11वें मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन ने शपथ तो ले ली। उत्साह के वातावरण को भी महसूस किया जा रहा है, लेकिन सरकार बनने के बाद चुनौतियां हजार होती हैं और उसको लेकर एक बड़ा सवाल हमेशा बना रहा है झारखंड में। समग्रता में समावेशित तरीके से कैसे राजनीति आगे बढ़े, ये मौजूदा सरकार के लिए भी चुनौती होगी, क्योंकि यहां झारखंड के अपने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर दावे तो बहुत किए जाते रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और ही होती है। बहरहाल आज हमारे साथ एक खास शख्सियत मौजूद हैं, वो शख्सियत जो देश के तमाम हेडलाइंस में लगातार बने रहे जब झारखंड के नतीजे आ रहे थे, और वो शख्सियत है पूर्व सरकार में वरिष्ठ मंत्री और अब निर्दलीय विधायक जो जमशेदपुर पूर्व से पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराकर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है और बहुत बधाई आपको आपकी जीत के लिए। लेकिन अभी जीत के साथ आपकी चुनौतियां भी शुरू होती हैं। हालांकि आपने चुनाव के दौरान ये बातें जरूर कही थी कि हेमंत जी में बहुत सारी संभावनाएं हैं और उन पर एक भरोसा करने की आवश्यकता है। लेकिन जो चैलेंजेस झारखंड को लेकर है, जिसको लेकर आप जब सरकार में मंत्री भी थे तो आप बहुत सारे मुद्दों पर बेबाक राय अपनी रखते थे, तो अब क्या वर्तमान में आपको दिखता है? वर्तमान में मैं तो ईश्वर की कृपा से निर्दलीय हूं और मैंने कहा भी है कि मैं गुण दोष के आधार पर निर्णय लूंगा कि सरकार के किस मुद्दे की आलोचना करनी है, किस मुद्दे का समर्थन करना है। मैं निर्दलीय हूं मगर तटस्थ नहीं हूं, मुद्दों के साथ रहूंगा। हेमंत सोरेन को अभी तक मैंने जितना जाना है एक नेकदिल इंसान है, और हर व्यक्ति का एक समर्थक समूह भी होता है, तो उसको समर्थक समूह और अपनी नेकदिली को लेकर हेमंत जी राज्य का भला करने के लिए कितनी जोखिम उठाते हैं आगे आने वाला समय बताएगा। मैं हमेशा ही कहता हूं कि 3 युवा नेता हैं झारखंड में, हेमंत सोरेन हैं, अर्जुन मुंडा हैं, सुदेश महतो हैं। ये 3 अगर ठान लें कि झारखंड को बेहतर बनाना है तो इस चुनौती का समाधान हो सकता है। हेमंत जी को मैंने नैतिक समर्थन भी दिया है। यह भी कहा है कि आपकी सरकार अस्थिर हो, ऐसा कोई प्रयास मेरी तरफ से नहीं होगा। आप काम करें, बेहतर काम करें, अच्छा काम करें। तब मुझे लगता है कि एक बार का मुख्यमंत्री जाने का उनको अनुभव भी है जी, और वह अनुभव ही काम आएगा और हेमंत जी राज्य को बेहतर बनाने की दिशा में जरूर प्रयास करें। जब आप सरकार में मंत्री थे तब भी आपकी भूमिका तटस्थ वाली नहीं हुआ करती थी, और आपके वो बयान हमें आज भी याद है जब आपने मुझसे एक बात शेयर की थी एक इंटरव्यू के दौरान कि मेरे एक कदम सरकार में होते हैं और एक कदम सरकार के बाहर होते हैं हमेशा। तो अब तो दोनों कदम आपके बाहर हैं। जब तब आप एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका में नजर आते थे, जितना कि विपक्ष नहीं दिखता था, तो अब तो आप निर्दलीय हैं और दोनों कदम आपके बाहर हैं। नहीं, मैं हमेशा ही कहता हूं और आपने सही कहा कि मैं जब सरकार में था तो एक कदम सरकार में था और दूसरा कदम जन सरोकार के साथ था जी। तो दोनों ही कदम जन सरोकार के साथ हैं। अगर एक सरकार बनी है तो कोई ऐसा नहीं लगे कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ने वाली कहावत हो कि आज सरकार बनी और कल से हम लोग सरकार की नुक्ताचीनी हमने आरंभ नहीं। खैर, अभी तो बहुत जल्दबाजी है। पिछली सरकार में भी मुझे लोगों ने कहा था कि 1 साल तक आप कुछ मत बोलिए। मैंने कहा कि 1 साल नहीं, 2 साल तक मैं कुछ नहीं बोलूंगा, और 2 साल तक मैंने परहेज किया। 2 साल के बाद ही मैंने मुद्दों पर अपनी राय रखना आरंभ किया। सरकार के भीतर बाहर केंद्र तक अपनी फरियाद करना शुरू कर दिया। तो पता नहीं, मुझे लगता है कि पिछले सरकार को पृष्ठभूमि में रखते हुए आम लोगों में एक आशा का संचार हुआ है हेमंत सोरेन के आने के बाद, और वह भी उनका और कांग्रेस का जो गठबंधन है वह गठबंधन पूर्ण बहुमत का गठबंधन है जी। अब यह है कि एक राष्ट्रीय दल है, एक क्षेत्रीय दल है, तो राष्ट्रीय आकांक्षाएं और क्षेत्रीय आकांक्षाएं अक्सर टकराती हैं। वैसी स्थिति में ये गठबंधन कितना सुचारू रूप से अपने आप को चलाता है ये आने वाला समय बताएगा। मगर मुझे लगता है कि कांग्रेस के लोगों में अगर सदा सहता होगी, हालांकि मैं मानता हूं कि कांग्रेस हमेशा ही उचित समय पर उचित निर्णय नहीं लेने के लिए विख्यात है। अब इसमें अगर अपनी इस विशेषता को थोड़ा कांग्रेस दूर रख दे और हेमंत सोरेन को बिल्कुल मदद करे, बिना शर्त मदद करे, तो मुझे लगता है कि गठबंधन राज्य के लिए बेहतर करेगा।
सर, आपने जब आप बीजेपी में थे और मंत्री रहे और आपने कई बार भ्रष्टाचार के मामले को उजागर किया, यहां तक कि आपने कैबिनेट का भी बहिष्कार किया और फिर आपने ये भी कहा कि हमें जेल नहीं जाना है। तो भ्रष्टाचार के जिन पुलिंदा को लेकर आप इस चुनाव के दौरान भी आपने कई बार इस बात का जिक्र किया। अब तो सरकार बन गई है, तो क्या सरकार का मिजाज एक समझौतावादी दिखेगा इन मुद्दों पर, या फिर जिन मुद्दों को आपने उठाने की कोशिश की और जिसका कोई सार्थक जवाब नहीं मिला झारखंड को, तो भविष्य किस तरह का देखे झारखंड? देखिए, आमतौर पर सरकारों के साथ होता है कि जब कोई मुख्यमंत्री बन जाता है तो आम जनता में वह एक संदेश देने का प्रयास करता है कि मैं बड़े दिल का आदमी हूं और छोटी छोटी चीजों को मैं नजरअंदाज करूंगा। मैंने जिन मुद्दों को अपनी सरकार में उठाया था, मैं चाहता था कि चुनाव में भी उठाऊं। 2-3 मुद्दे उठाए भी मैंने, मगर वहां की जनता ने कहा कि आप अपने मुद्दे को चुनाव के बाद निपट लीजिएगा, अभी हमारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ही आप ध्यान रखिए। तो मैं उनके पीछे हुआ, जनता के मुद्दों पर ही मैं रहा। मगर जिस विषय को भी मैंने उठाया है, जो विषय सभी राज्यहित से संबंधित हैं और राज्यहित से संबंधित मामलों में एक बार समाधान तो होना चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि जितनी विषय मैंने उठाया है उस विषय पर ये सरकार भी विचार करे, विचार करके वार्तालाप करे। पिछली सरकार में तो दिक्कत यही थी कि वार्तालाप ही बंद था, कोई बैठक ही नहीं होती थी, कहने पर भी मीटिंग नहीं होती थी, जबरन एक आध मीटिंग बुलानी पड़ती थी। तो जिसको डायलॉग कहते हैं ना, डायलॉग चलते रहेगा। तो हमारे पास जो जानकारियां हैं उसके आलोक में सरकार उनके पास जो वास्तविक जानकारियां हैं दोनों का मिलान के लिए कार्रवाई करेगी तो बेहतर होगा, उससे राजहित सधेगा। और कई ऐसे नौकरशाह रहे हैं। हम लोगों के यहाँ गांव में कहावत है कि चाय से ज्यादा गर्म केतली दिखती है। तो जितना मुख्यमंत्री का अंदाज नहीं होगा उससे कई गुना आगे बढ़कर ये सारे के सारे लोग अपनी भूमिका का निर्वाह करते थे। चुनाव में भी किया लोगों ने। मेरे चुनाव में कई अखबार वालों को मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव ने फोन करके कहा कि आप लोगों पर नजर है, आप लोगों पर हमेशा आवाज किया जा रहा है, इसलिए आप लोग अपनी भूमिका सही तरीके से निभाइए। आरंभ में मीडिया ने मेरे मुद्दे को बहुत समर्थन किया 2-3 दिन तक और सब पर दबाव पड़ा। और ये दबाव मुख्यमंत्री देते, उनके कोई राजनीतिक सलाहकार देते, मगर उनका प्रधान सचिव अगर इस तरह की बात कहता है मीडिया के मालिक से, अखबार के मालिक से, विजुअल के मालिक से, संपादक से, पत्रकारों से, ये बात समझ में नहीं आती है। हमारे पास तो नहीं आई खबर ऐसी। अब आपके यहाँ आई होगी, नहीं आई होगी, मैं जहां गई है वहां कई लोगों ने कहा और असर भी प्रिंट मीडिया पर उसका दिखाई पड़ा। तो इस तरह की बातें अगर ये लोग करते हैं, पुलिस अधिकारी इस हद तक लग जाता है कि वो जासूसी कराए, घंटे घंटे की खबर मंगवाए क्षेत्र से, इनसे कौन मिल रहा है, उनसे कौन मिल रहा है। तो यही कहावत चिट्टात कहती है कि चाय से अधिक गर्म केतली थी। लेकिन सर, आखिर हम जनता सरकार का चयन करते क्यों? बड़ा सवाल इस लोकतंत्र के लिए वो इसलिए है क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर बार बार जब भी जिसकी सरकार होती है, हर बार ये दावा करती रहती है कि हमने ये कर दिए, वो कर दिए, रोटी, पानी, रोजगार, विकास और तमाम वो पायदान छू लिए जिसके बारे में लोग चाहते थे और इससे पहले कोई पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया। यही बात पिछली सरकार भी कहा करती थी। लेकिन जब हम जमीन को तलाशते हैं तो वहां पर हमें नजर आता है कि वो दावे तो थे लेकिन वो एक तरफा दावे थे, और जब जमीन पर हम पहुंचते हैं तो बहुत कुछ छिछला नजर आता है। तो फिर सरकार के चयन को लेकर उम्मीदें किस रूप में झारखंड करेगी? सरकारों को ये समझना चाहिए कि समाज उनसे बड़ा है, समाज उनसे मजबूत है और सरकारों का काम, समाज ने इनको वार्षिक बजट के रूप में जो निधि दिया है, धन दिया है, केंद्र सरकार की सहायता लेकर, वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेकर ये जितना साल भर में धन इकट्ठा कर सकते हैं, उससे अधिक के विकास का दावा करें तो वो दावा करना आसमानी सिद्ध होगा। इसलिए सबको पहले मान लेना चाहिए कि दिस फार एंड नो फर्दर, हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते हैं। और इसमें ही अगर पहले से थोड़ा बेहतर होता हुआ दिखाई पड़ता है तो लोग कहेंगे विकास हुआ है, पर हम दावे कर देंगे आसमान से तारा तोड़ लाएंगे और हमारे पास औकात ही नहीं है। तो औकात नहीं होती है तो फिर ब्लेम गेम शुरू हो जाता है। अपनी विफलता के लिए किसी दूसरे पर आरोप लगाइए और अपनी सफलता के लिए अपनी पीठ थपथपाइए। ये अक्सर सरकारों में होता रहा है। सरकार इससे परहेज करे
और वस्तु स्थिति जो धरातल की है उसके आधार पर अपने निर्णय ले। 1 साल तो कम से कम मुझे लगता है कि बनने के बाद सरकारों को आम जनता से सीधा संवाद करना चाहिए कि भाई मेरी ये स्थिति है, इस साल मैं इतना ही कर सकूंगा। जो समस्याएं तो बहुत अधिक हैं और एक दिन में समस्याएं दूर भी नहीं होंगी। संपन्न होने पर भी इससे अधिक संपन्न और उससे भी अधिक संपन्न होने की बात चलती है। तो विकास में भी आज जो जमीनी हकीकत है उसमें आम लोग हैं, गरीब गुरबा हैं, कमजोर लोग हैं, इनको हम कितनी सुविधा पहुंचा पाते हैं महत्वपूर्ण है। क्योंकि मेरे हिसाब से सरकार उन्हीं की मदद के लिए बनी है जो अपनी मदद खुद नहीं कर सकते हैं, जो कमजोर हैं, दूर दराज के इलाके में हैं, वहां तक सुविधाएं पहुंचानी है। जो अपनी मदद करने में सक्षम है, सरकार भी उन्हीं की मदद करने में लग जाती है। तभी सरकार की नीयत पर जनता को संदेह होता है और साफ साफ बात की जाए कि हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं, तो इससे जनता नाराज नहीं होगी। वादे हम बढ़कर करते हैं, मगर जब सामने वस्तुस्थिति आती है तो इस कसौटी पर वादों को कसना चाहिए। और इस सरकार को तो पहले अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने का प्रयास करना चाहिए। मैंने इसीलिए परसों कहा था कि जो सरकार जा रही है उसको बता देना चाहिए कि मैं कैसा वित्त ये सरकार हमारी सौंप रही है आने वाली सरकार को। आज साहब 1 साल से जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर सरकार चल रही है वित्त के मामले में। कहीं से आ गया पैसा, कहीं से इकट्ठा कर लिया। वेतन भुगतान के लिए 1 तारीख को, अगली 1 तारीख को पैसा रहे खजाना में, इसके लिए पिछले महीने की 20 तारीख से ही पेमेंट बंद हो जाता था। लेकिन सर, झारखंड इतना समृद्ध राज्य है और उसकी एक समृद्ध सरकार रहती है और खजाने पर इस तरीके का यदि की तस्वीर नजर आए खजाने को लेकर, जहां की जुगाड़ से आप वित्तीय प्रबंधन को चला रहे हों, तो फिर तो बहुत बड़ा सवाल है ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सरकार को इस पर देखना चाहिए कि पिछले 3-4 वर्षों में जो हुआ है उससे परहेज करे, जनता को बता दे कि भाई हम ऐसी स्थिति में सरकार हमने अपने हाथ में लिया है। कम से कम 1 साल तो हम इतना ही कर सकते हैं। 1 साल हम कोई बहुत बड़े वादे नहीं कर सकते हैं जिसमें बहुत बड़ा वित्त या निधि का समावेश हो। ये करेंगे तो मुझे लगता है कि अगले साल से एक बेहतर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा। अब होता क्या है कि पिछले बार हमने जितने का बजट पेश किया उससे 10%, 15% बढ़ाकर इस साल पेश करना, इसी को हम विकास मानते हैं और सरकार की सफलता मानते हैं। और पिछले साल जो बजट रखा गया था वो खुद ही इन्फ्लेटेड था। तो इन्फ्लेटेड बजट को और इन्फ्लेटेड करिए तो साल के अंदर तो पता हो जाता है कि 80,000 करोड़ का बजट पिछली बार वित्त मंत्री के रूप में रघुवर दास जी ने पेश किया। मैंने कहा था कि 60 से ऊपर की औकात नहीं है। अब पता चल गया कि 57,000 करोड़ से ऊपर की औकात नहीं थी। 44,000 करोड़ का योजना बजट पेश किया, 2 महीने में घटकर 33,000 करोड़ कर दिया। अब मुझे नहीं लगता 25,000 करोड़ भी खर्च हुआ होगा। संजीव भाई, जब इतने सारे अनुभवों को आप समेटे हुए हैं और आपका एक लंबा अनुभव है, तो क्यों ना मौजूदा सरकार में आपकी भागीदारी सक्रिय तौर पर हो झारखंड के हित में? नहीं, ये सरकार के लिए उचित नहीं होगा। मेरे लिए भले ही लाभकारी हो जाए, सरकार के स्वास्थ्य के लिए बेहतर नहीं होगा। सरकार अपने हिसाब से काम करे। मुझसे कुछ पूछेंगे, बात करेंगे, मैं जरूर बेबाक रूप से बता दूंगा। मगर सरकार में रहकर तो हमने देखा है कि हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपका मिजाज एंटी एस्टेब्लिशमेंट क्यों रहता है हमेशा? इसलिए रहता है कि हम हमेशा ही जो लोग त्रासदी में हैं, सरकार में भी जो अल्प वेतन भोगी हैं, उनका घर कैसे चलता है 5,000, 6,000 रुपए में, कोई ये सोचे तो पता चलेगा कि हम विधायकों के, सांसदों के वेतन तो बढ़ाते जा रहे हैं, अपना खर्च बढ़ाते जा रहे हैं, हम विज्ञापन पे खर्च करते जा रहे हैं। जो सरकारी योजनाएं हैं उनमें जितना होता है उससे ज्यादा खर्च होते जा रहा है। तो इस दृष्टिकोण से हम सोचेंगे कि हम पहले उनकी सेवा, उनकी जरूरत पूरा करें, तब जो बचता है उससे हम खर्च की बात करें। क्या आप ये सलाह देंगे कि मोमेंटम झारखंड जैसी एक्टिविटी सरकार चलाए? नहीं, वो तो कतई नहीं चलाना चाहिए। पता नहीं किसके दिमाग की उपज थी। हाथी उड़ाने की कोशिश की गई। हाँ, हाथी उड़ा। मंत्रिपरिषद को भी नहीं पता था कि हाथी उड़ने वाला है, उड़ाया जाने वाला है, किसी को पता नहीं था। अब कौन कौन दिमागी लाल आए, इन्होंने कसरत की, कराया। इवेंट मैनेजमेंट की सरकार हो गई थी 5 वर्षों तक। हर महीने को इवेंट कर देना है, केंद्र से किसी मंत्री को बुला लेना है, पीठ थपथपा लेना है, और जनता कूदते रहती है कि भाई जब प्रधानमंत्री और ऊपर वाले ही सरकार की इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो शायद कहीं हम ही तो गलत नहीं है। अच्छा, आपकी दृष्टि में
यदि हम झारखंड के परिदृश्य में समझना चाहें चुनौतियों को लेकर एक एक करके, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, बेटियों की रक्षा, और इसमें तमाम परसेप्शन गवर्नमेंट को लेकर बनता है इन 5 चीजों से। और इन 5 चीजों में 19 साल के झारखंड को एक तो आप कहां देख पा रहे हैं जहां 13 वर्ष से बीजेपी को सत्ता मिली थी और अगले 5 वर्ष के लिए मौजूदा गठबंधन को मौका मिल रहा है। इन 5 में से कोई भी एक मेजर जो सेगमेंट है उस पर सफलता क्यों नहीं मिल पाई, मतलब बीते वर्षों में? सबसे बड़ी चुनौती शिक्षा और स्वास्थ्य की है। इस पर ध्यान नहीं दिया गया उतना। ये माना गया, रोजगार की के बारे तो सोचा ही नहीं गया। इस बीच एक बात स्वरोजगार की आ गई है जी। अब स्वरोजगार के माध्यम से हम रोजगार उपलब्ध कराएंगे, ये वादे होते रहे हैं। और सबसे पहले तो सरकारी क्षेत्र में जितना रोजगार पैदा हो सकता है वह तो होना चाहिए, सरकार को वह करना चाहिए। आज सरकारों की स्थिति सबसे अधिक कमजोर है इस मामले में। मुझे लगता है कि लाख से 5 लाख 6 लाख वैकेंसियां सरकार में खाली पड़ी हुई हैं और हम आउटसोर्सिंग से काम चला रहे हैं। आउटसोर्सिंग में जो व्यक्ति हमारे लिए काम करने आ रहा है उसका भी शोषण होता है। वो अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाता है, हमेशा तलवार लटकी रहती है कि हमारा मालिक कब नाराज हो जाएगा, हम चले जाएंगे। तीसरी चौथी श्रेणी के में हमने रोजगार बंद कर दिया है। तो एक बार आकलन करना चाहिए, यह करने से जो खर्च हो रहा है और हम बहाल कर लेंगे तब खर्च जो होगा कितना का अंतर इसमें पड़ता है। एक ही होता है कि भाई बहाल लोग हो जाएंगे, हड़ताल करेंगे सेवा शर्तों के बारे में, अब इससे हमको मुक्ति मिल जाएगी क्योंकि आउटसोर्सिंग पर है, हड़ताल नहीं कर सकते हैं आप। तो ये समस्या आएगी तो हम तो लोगों का अधिकार भी छीन रहे हैं। सरकार अगर अपने कर्मचारी, क्या आपको इस सरकार में ऐसा कुछ बदलाव देखने की उम्मीद नजर आती है? अभी कुछ नहीं कहा सकता है क्योंकि मैं उम्मीद की बात कर रहा हूं। कुछ दिनों तक तो ये सरकार मोमेंटम पर ही चलेगी। देखिए, जितने अधिकारी जिनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लगाए जा रहे हैं, सरकार बदलते ही वे अपना रूप रंग बदल लेते हैं। अब ये सरकार उनसे कितना बच सकती है इसको देखना होगा। कौन सी सरकार बच पाई है? नहीं बच पाती है सरकारें। फिर ये सवाल ही बेईमानी हो गया। नहीं, सरकार नहीं, ये बेईमानी इसलिए नहीं हुआ है कि यही कारण है कि सरकार दर सरकार हालात एक ही रहते हैं। ऐसे जो अधिकारी हैं, ये अधिकारियों के नाम सामने हैं, इनसे तो बचना चाहिए, परहेज करना चाहिए। आपको क्या ऐसा कुछ आश्वासन मिला है कि इस ओर ध्यान दिया जाएगा? नहीं, मेरी कभी भी इस बारे में बात नहीं हुई है। हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री कल बने, इसके पहले भी मेरी कोई से बात नहीं हुई। आगे मेरी बात होगी तो मैं अपने सुझाव रख दूंगा और अधिकारी तो यही कहेंगे कि हमको जैसा निर्देश होता था हम वैसा कर रहे थे जी। पर इनका ये कहना पर्याप्त नहीं है क्योंकि हमारे जो अधिकारी हैं ये संविधान और कानून की रक्षा की शपथ लेकर अपनी सेवा में आते हैं और जिस व्यक्ति की सर्विस एश्योर्ड है उसको कोई पदस्थापन ट्रांसफर करने के अलावा उसका कोई बिगाड़ नहीं सकता है कुछ। वो अधिकारी भी जब संविधान और कानून, संविधान की रक्षा, कानून की रक्षा का शपथ भूल जाता है और व्यक्ति के हितों की रक्षा करने चलता है तभी समस्याएं बनती हैं। इसलिए अधिकारियों से भी एक अपील होनी चाहिए कि आप कानून की रक्षा करिए, संविधान की रक्षा करिए। हमको कुछ कराना होगा तो हम कानून बदल देंगे, फिर आप उस कानून की रक्षा करिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो समझेंगे उस सरयू राय को जो बीजेपी के वरिष्ठतम नेता की श्रेणी में रहे। पार्टी से इनका मोहभंग क्यों हुआ और पार्टी ने इनको तवज्जो तरजीह क्यों नहीं दी? आखिर क्या भविष्य में इनकी योजनाएं निर्दलीय बने रहने की है या फिर घर वापसी की भी है?
आप देख रहे हैं खास मुलाकात। हमारे साथ झारखंड के वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक सरयू राय, जो रघुवर दास को चुनौती देकर पहली बार उस क्षेत्र से किस्मत आजमाए और किस्मत ने न केवल साथ दिया बल्कि जनता ने भी भरपूर आशीर्वाद दिया और रघुवर दास हार गए। एक बड़ी उपलब्धि इस मौजूदा राजनीति में झारखंड में ये बात मानी जा रही है सरयू राय जी को लेकर। तो सर, एक आम जनमानस, एक जेहन में एक सवाल बार बार आता है कि आखिर जो सरयू राय संघ के पुराने कार्यकर्ता रहे, जो सरयू राय बीजेपी के बहुत ही प्राचीन कार्यकर्ताओं में से रहे, जिस सरयू राय को लेकर एक बात तो हमेशा कही जाती रही है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, इनका बीजेपी के साथ और बीजेपी का इनके साथ अटूट संबंध है। फिर मोहभंग, मोहभंग जैसी स्थिति नहीं है। अब किसी को घर से लात जूता मार कर निकाल दिया जाए तो उसके पास चारा क्या रहता है? आप दीवार ठेलते ठेलते दीवार तक पहुंचा दीजिए, उसके बाद भी ठेलना बंद नहीं करिए तो हाथ पर चढ़ाना पड़ता है। इसलिए मैं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1962 में जुड़ा था, जब मैं 8वीं कक्षा का छात्र था। चीन के साथ भारत का युद्ध हो गया हुआ था, राष्ट्रवाद चरम सीमा पर उस समय था। तब हम लोग स्कूलों में प्रभात फेरी निकालते थे। उस समय ही संघ के लोग गए, हमारे गांव में भी गए, शाखा आरंभ हुई। मैं 4 वर्षों तक उस शाखा का मुख्य शिक्षक था, 1962 से 66 तक। फिर मैं पढ़ाई के लिए पटना आया, विद्यार्थी परिषद से संबंध जुड़ा, छात्र आंदोलन हुआ, विद्यार्थी परिषद का मैं पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहा 2 वर्षों तक। 1975 में मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रचारक निकला, छपरा जिला का प्रचारक घोषित किया गया। इमरजेंसी घोषित हो गई तो हम लोगों ने भूमिगत काम किया। गोविंदा आजाद थे, सबों के साथ मिलकर हम लोग काम करते थे। फिर 1977 में मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से ही कहा गया कि जनता पार्टी की सरकार बनी है, जनसंघ उसमें विलीन हो गया है, जनसंघ की विचारधारा को युवा वर्ग में कायम रखना है, इसलिए जनता युवा मोर्चा की स्थापना हुई है। सुब्रमण्यम स्वामी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और मुझे कहा गया कि मैं बिहार का संगठन मंत्री होकर काम करूं। मैं तो उस समय छोटी नौकरी भी करता था केंद्र सरकार की। मैंने स्वीकार किया। इस तरह से मैं राजनीति में आया। 3-4 वर्षों में कुछ मतभेद हुए, ऐसे मतभेद हुए कि मुझे फिर से अलग होना पड़ा। मैं जनता पार्टी का 4 वर्षों तक महामंत्री रहा। चंद्रशेखर जी अध्यक्ष थे, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री थे। फिर 3-4 वर्षों में मेरा मोह भंग हो गया, मैं राजनीति से अलग रहूंगा। 1984 के जुलाई में मैंने राजनीति त्याग दिया। किसानों के लिए बिहार खेतिहर मंच बनाया, जेपी विचार मंच बनाकर जेपी को वसूलों के लिए काम करना। इस बीच नवभारत टाइम्स पटना से प्रकाशित हुआ, दीनानाथ मिश्र जी आए। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरे अखबार के लिए काम करिए। मैं स्वतंत्र पत्रकार के नाते उनके अखबार के लिए काम करने लगा। 1993 तक मैंने काम किया। इस बीच में चाहे गोविंदाचार्य हों, कैलाशपति मिश्रा हों, सब लोग कहते थे कि आ जाओ बीजेपी में आ जाओ। मैंने कहा मुझे राजनीति में जाना ही नहीं। फिर बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, अडवाणी जी की बड़ी बड़ी सभाएं होती थी। पटना में 7 फरवरी 1993 को उनकी बड़ी सभा थी। दीनानाथ जी भी आए थे, बलबीर पुंज आए थे, कंचन गुप्ता पत्रकार टेलीग्राफ में थे, वो आए थे। इन सबों से मुलाकात हुई शिष्टाचार बस। इन्होंने कहा कि अडवाणी जी से भेंट करने में कोई परहेज है आपको? मैंने कहा कि मुझे खुशी होगी। मैं अडवाणी जी से मिलने गया, उसमें ताराकांत झा के घर पर वो अध्यक्ष थे, संघ के सभी पदाधिकारी थे, वो थे। हमको अडवाणी जी ने कहा कि अब छोड़ो, मैं कहता हूं तुम भाजपा में आ जाओ, सब तुम्हारे पुराने दोस्त हैं, चर्चा होती है। तो मैंने उनसे कहा कि अडवाणी जी मैं सोच के बताऊंगा। उन्होंने कहा कब तक सोचोगे? मैंने कहा होली तक। दीनानाथ जी सब लोग नाराज भी हुए, कितने बड़े आदमी ने आपसे कहा और आपको तो इसके आदेश मानना चाहिए। मैंने कहा मुझे उचित लगा वो मैंने कहा। फिर गोविंदाचार्य कैलाशपति मिश्रा ने कहा होली के बाद कि क्या सोचे? मैंने कहा कि मैं काम करूंगा। उस तरह से मैंने काम करना शुरू किया और भारतीय जनता पार्टी में मुझे जितना मिला वह पर्याप्त है, उससे मैं संतुष्ट रहा हूं हमेशा ही। मैंने कभी कुछ मांगा नहीं। मैंने ये नहीं कहा कि एमएलसी बना दीजिए, पार्टी में जनरल सेक्रेटरी बनाइए, प्रवक्ता बनाइए, एमएलए बनाइए, मंत्री बनाने के लिए भी मैंने नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। मगर इन लोगों ने उचित समझा, वो मुझे दिया, मैं संतुष्ट था। इस बार भी जब बात चली और हवा में बात आई कि रघुवर दास जी ने कहा है कि इनको हम टिकट नहीं देने देंगे,
तो मैं अपने प्रभारी और माथुर से मिलने गया दिल्ली। मैंने कहा कि ऐसी बात है, अगर आपको टिकट नहीं देना है मुझे पहले बता दीजिए, मैं खुद ही घोषणा कर दूंगा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक सम्मानजनक विदाई हो जाएगी आपके यहां से। नहीं ऐसा क्या, आप चुनाव की तैयारी करिए। मैं चुनाव की तैयारी में लग गया। पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा और पहली सूची प्रकाशित हुई तो मेरा नाम होल्ड पर हो गया। मैं फिर दिल्ली गया, कहा कि भैया अब इसको होल्ड खत्म करिए, जो निर्णय ना हो ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं ऐसा क्या है, मुख्यमंत्री का विरोध है, बातचीत हो रही है। दूसरी सूची जारी हुई, तीसरी जारी हुई, होल्ड पर रहा, चौथी जारी हुई, उसमें भी मैं होल्ड पर रहा। एक दिन बचा था नॉमिनेशन का, तो मुझे लगा कि मेरे साथ ये लोग राजनीति कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। तब मैंने प्रेस के मित्रों को बुलाया और घोषणा किया कि मैं अब भाजपा से चुनाव नहीं लड़ूंगा, टिकट देंगे तब भी नहीं लड़ूंगा, मैं निर्दलीय लड़ूंगा और जिस व्यक्ति ने ये स्थिति पैदा की है उसके खिलाफ ही लड़ूंगा। इस तरह से मेरी यात्रा आरंभ हुई। तो मैं तो हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी में, संघ में कार्यकर्ता भाव से काम करते रहा हूं, बिना कुछ मांगे जो मिला उसमें संतुष्ट। लेकिन अब बदले हुए हालात में तब जबकि आप जीत कर आए हैं और उस शख्सियत को हरा कर आए हैं जिन्होंने आपका मुखर विरोध किया था, और आप निर्दलीय होकर पहली बार वहां से किस्मत आजमाए और उनको हराकर आप आए, तो क्या केंद्रीय नेतृत्व से या संघ की ओर से या राज्य बीजेपी की ओर से किसी ने आपसे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं, किसी ने संपर्क नहीं किया है। देखिए, मेरी भी उम्र अब 70 के आसपास पहुंच रही है। अब जिंदगी में केवल राजनीति ही तो सब कुछ नहीं है। 5 साल चलेगा, उसके बाद आदमी राजनीति को ही पैर में बात कर खिसकते रहिए, ये कोई जरूरी नहीं है। लेकिन ये तो सच है ना, लेकिन सच तो ये भी है ना सर कि आप राजनीति में ही हैं। हजारों गम हैं जमाने में मोहब्बत के सिवाय। लेकिन हजारों काम है राजनीति के सिवाय भी काम है, यहाँ भी है। अब हम लोग अपना बुजुर्गियत, बुढ़ापा शांति से गुजारेंगे। ईश्वर है, अध्यात्म है, विज्ञान है, पत्रकारिता है, लिखना पढ़ना है, ये सब चीजें चलती रहेंगी। तो इससे कम संतुष्टि नहीं मिलेगी, अधिक ही संतुष्टि मिलेगी। अच्छा, यदि आपको ऑफर आया घर वापसी का, ऑफर आया तो मैं तो हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगा। आपका पक्का इरादा? पक्का इरादा है, पक्का इरादा। मतलब किसी भी स्थिति में आप उस ऑफर को स्वीकार नहीं करेंगे? नहीं, एक तो देखिए ऑफर आएगा नहीं, क्योंकि कल को किसने देखा? जनता पार्टी के विकास को शुरू से देखते रहा हूं, जनसंघ काल से देखते रहा हूं। आज जहां भारतीय जनता पार्टी पहुंची है उसमें केंचुल छोड़ देता है, सांप केंचुल, कई केंचुल छूटे हैं। नया जो अवतार हुआ है, यह अवतार अब नई टेक्नोलॉजी के आधार पर काम कर रहा है। इनका जो ईगो है वो बहुत इन्फ्लेटेड ईगो है, और ये इसी कारण से जमीनी हकीकत को नहीं देख पाते। सामूहिकता की भावना, सारी बातें हम आपकी समझ गए, लेकिन ये बताइए कि आपसे यदि बड़े नेता को यदि संपर्क करके कहते हैं भूल चूक लेनी देनी माफ, अब कहाँ कौन बड़ा नेता बच गया है बताइए? अब जो भी मैं आडवाणी जी की बात तो नहीं कर रहा हूं। जितने बड़े नेता हैं वो सब हमारे समकक्ष ही हैं। और इनकी इसमें इतनी सदाशयता रहती तो हमारी बातों पर ध्यान दिया होता इन्होंने। मैं तो दिल्ली जाकर कई बार कहा, मैंने तो प्रधानमंत्री जी से 4 अगस्त 2017 को कहा कि मैं जिस सरकार में हूँ शर्मिंदगी उठानी पड़ती है, और मैं आपके यहाँ इसलिए ये निवेदन करने आया हूँ, मैं सरकार से मुक्त होना चाहता हूँ कि रघुवर दास जी मुझे मंत्री नहीं रखना चाहते थे, आप लोगों ने दबाव दिया तो मैं मंत्रिपरिषद में हूँ, इसलिए मैं अपना दायित्व तो समझता हूँ कि मैं आकर अपनी भावना आपको कह दूँ। उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में सोचना ही नहीं है, कभी चीज़ें ठीक होंगी। मैं अमित शाह को कहता हूँ, अमित शाह से मेरी बात हुई 10 दिन के बाद, उन्होंने कहा मैं 15, 16, 17 सितंबर 2017 को रांची आऊँगा, चीज़ों को ठीक करूँगा। वो आए यहाँ 3 दिन रहे, ठीक भी किया। मगर हमारे एक जानवर होता है, उसकी पूंछ को खींचे रही सीधा रहती है, छोड़ दीजिए टेढ़ा हो जाती है। तो 6 महीना के बाद फिर वही पुनर्मुस्को हुआ, तो मैंने छोड़ दिया। मेरी बातों पर लोगों ने ही कहा कि मैं सरकार में रहकर विरोध करता हूं, कभी भी उसकी मेरिट पर विचार करने का प्रयास नहीं किया। मैं तो अपमानजनक स्थिति में भी अपने आप को अपमानित नहीं महसूस करके काम करता रहा। उचित स्थान पर हमारे यहाँ बातें हैं कि गुणों की चर्चा सर्वत्र और दोषों की चर्चा उचित स्थान पर, तो मैं उचित स्थान पर करते रहा। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, प्रदेश संगठन महामंत्री, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री, सबसे मैंने कहा, मुझे लगा कि कोई फायदा नहीं है, छोड़ दिया मैं। अच्छा, ये जिस जो निवास स्थल है आपका 1 AG रोड,
इसके बारे में ये मान्यता रही है और बड़ी स्पष्ट मान्यता रही है कि 19 साल में जिन विधायकों को यह आवास मिला वो दोबारा जीत कर नहीं आए, लेकिन आप दोबारा जीत कर आए, यानी विपरीत राजयोग आपके पास है। बदले हुए कलेवर में जीत कर आया। ये एक वो फैक्ट है। मतलब मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं तो यहाँ ऑफिस करता हूँ। रहता तो अपना हमारा पुराना फ्लैट है 3 रूम का, उसमें रहता हूँ। हाँ, लेकिन वक्त तो यहाँ भी गुजारता हाँ, यहाँ वक्त गुजरता है, पूरा दिन ही गुजरता है, लोग आते हैं मिलते हैं। तो अब पता नहीं, भाग्य बदलता है, जमीन का भी भवन का भी भाग्य बदलता है। इस जमीन ने कहा कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हो, आप चिंता मत करना, आपको हम नहीं छोड़ने वाले। अभी अब तो मैं विधायक हो गया हूँ, ये घर तो मंत्री का है ना, तो सरकार इसको फिर मुझे आवंटित करेगी कि नहीं करेगी, या विधानसभा से मुझे कौन घर आवंटित होगा, तो जो आवंटित होगा मैं वहां जाऊंगा। इसी में छोड़ देंगे तो मैं यहाँ भी रहना पसंद करूंगा, जैसा भी होगा। हेमंत जी की आपके प्रति तो वो श्रद्धा भाव है ही कि आपके कुछ ठोस और तथ्य को झारखंड के हित में वो सुनना चाहेंगे, और शायद मौका है झारखंड के हित में, जनहित में वो आपके सुझाव के आधार पर परफॉर्म करें, क्योंकि ऊर्जा तो नजर आ रही है। हेमंत जी अपनी अंतरात्मा पर भरोसा करें तो, और चुनौतियों का सामना करने की हिम्मत रखें तो ये निकाल लेंगे। आज 30 आया है, अगले बार 40 भी आ सकता है इनकी पार्टी को। इसलिए वो राज्यहित जनहित का ख्याल रखते हुए, और जो कमजोर वर्ग के लोग हैं सरकार में, जो अल्प वेतन भोगी हैं, इन पर ध्यान देकर काम कराएं तो बेहतर काम होगा। सर, बीजेपी इस चुनाव में उस तरीके से नहीं हारी, यानी कि जनता ने उस तरीके से बीजेपी को नकारा नहीं है, बीजेपी का एक्सेप्टेंस है। देखिए, अब तक जितने भी विपक्षी दल रहे हैं उन सबों में सबसे मजबूत विपक्ष तो आज भी बीजेपी है। 25 सीटों के साथ कामयाबी मिली है। इसका मतलब है कि पार्टी से कोई बहुत नाराजगी नहीं है, और पार्टी के कामकाज को लेकर भी पब्लिक ने बहुत हद तक एक्सेप्ट किया है। तो क्या एक इंडिविजुअल को आप एक फैक्टर मानते हैं, या फिर ये कहते हैं कि सत्ता का मिजाज ही ऐसा होता है कि 5 साल के बाद शायद दोबारा ना हो? देखिए, कहावत है ना कि नाम अच्छा बदनाम अच्छा नहीं, बद अच्छा बदनाम बुरा। बद अच्छा बदनाम बुरा, बद अच्छा बदनाम बुरा। तो रघुवर दास जी की छवि बन गई पिछले 5 वर्षों में। वो छवि बन गई, कई तरह की चीजें आ गई उनके व्यक्तित्व में, कैसे हैं वैसे हैं, इस तरह के हैं। और एक तो उन्होंने कभी भी किसी से सलाह मशविरा करने का प्रयास नहीं किया। राज्य में पार्टी को भी उन्होंने अपमानित किया। अध्यक्ष से लेकर संगठन महामंत्री सभी नतमस्तक रहते थे। एक था कि इनको पूरा समर्थन है केंद्र का, अमित शाह जी का, मोदी जी का पूरा समर्थन है। इसके डर से कोई मंत्री, कोई विधायक बोलता नहीं था। साहब, मंत्री मेरे पास आकर रोते थे, अपमानित हो रहे हैं हम लोग। विधायकों की हिम्मत नहीं थी कुछ बात कर दें। कार्यकर्ताओं को तो उन्होंने चिरकुट कह दिया, भरी सभा में कहा, खुलेआम अखबार में बात छपी। तो जिस पार्टी को अटल जी अडवाणी जी के समय पार्टी के कार्यकर्ताओं को देव दुर्लभ कार्यकर्ता कहा जाता था, वो चिरकुट कहे जाने लगे। संघ के लोगों से कोई न्यूनतम विमर्श नहीं। संघ के नाम पर अपनी ठेकेदारी चलाने वाले कुछ मोटे तगड़े लोग हैं, वो मोटे तगड़े लोग ही इनके लिए संघ बन गए, वही सब करते रहे। तो मैंने अखबार के लोगों मित्रों से भी कहा था कि आप देखिए, जो बात अखबार में नहीं छपती है वो जनता तक नहीं पहुंचती, ऐसा नहीं होता है। वो पहुंचती है, कुछ नमक मिर्च मिलाकर पहुंचती है। इसलिए आप लोग अपनी भूमिका जो निभा रहे हैं वर्तमान परिस्थिति में, ठीक है, मैं उसकी आलोचना नहीं करता हूं, मगर ये मान के चलना चाहिए चीजें पहुंचती हैं, और भी चैनल हैं। अखबारों पर शिकंजा कसने की जितनी कोशिश हुई, वो तो इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी में भी उतना नहीं किया था जितना सामान्य कानून व्यवस्था के रहते हुए, नियम कानून के रहते हुए जितना हुआ। पीआरडी की जैसी भूमिका हुई, हमारा न्याय कानून विभाग है, इसकी जैसी भूमिका हुई। कि मुझे तो लगता है कि कोई शोध करे समाजशास्त्री 5 वर्षों में लोकतंत्र के भीतर और डबल इंजन की सरकार में ऐसा क्यों हुआ, तो ये गहन सोच का विषय हो सकता है। आखिर हुआ क्यों ऐसा? एक आखिरी सवाल, पक्का था बीजेपी नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। दिल और दिमाग दोनों से बोल रहे हैं ना? मैं दिल से बोल रहा हूँ, दिमाग की बात नहीं कह रहा हूँ, दिल से बोल रहा हूँ। क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां बदलती हैं और फिर मिजाज भी बदलता है। कहा जाता है परिस्थितियां बदलती, मिजाज बदलता है, होता है। मगर मैं पहले भी एक बार बाहर रहा हूँ और 13-14 साल तक बाहर रहा हूँ। मतलब इस बार आप स्थायी तौर पर कहते क्या था कि बीजेपी का किसी भी राजनीतिक दल में नहीं जाऊंगा, मगर अडवाणी जी की एक बात से फैसला बदला था। मगर आज
अब उस समय हम लोग युवा थे, अपेक्षाकृत युवा थे। हाँ, सही बात। आज उम्र भी है, उम्र के हिसाब से शरीर की भी अपनी मांग होती है, और जब आदमी अपने आप में संतुष्ट रहने का प्रयास करता है तो फिर किस चीज के लिए जाएगा आदमी, कौन सी महत्वाकांक्षा बुला तो इसी जुड़ा हुआ, क्या इस सरकार में आप बिल्कुल नहीं जाएंगे? सरकार में मैं नहीं जाऊंगा। सरकार में मेरा जाना इस सरकार के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, आपका बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और बहुत ही अहम राय साझा की और अपने दिल की बात हमसे शेयर किया। बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए बहुत शुभकामनाएं। तो ये थे खास शख्सियत श्री सरयू राय। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इनका अंदाज ही अपने आप में वो परिचय होता है जिसको राजनीति सोचती भी है, समझती भी है, महसूस भी करना चाहती है, और आमतौर पर उतनी हिम्मत नहीं दिखा पाती कि उसे अपना सके। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।